नाज़रीन, भारत की टेलीविज़न स्क्रीन पर हर तरफ एक नशा सा छाया हुआ है। ये नशा अदानी एयरपोर्ट से मिला हज़ारों किलोग्राम ड्रग्स की खबर का नहीं, बल्कि फिल्म अदाकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को चंद ग्राम ड्रग्स वाली पार्टी में शामिल होने पर विलन की तरफ पेश करने का नशा है। एक तरफ हुकूमत में शामिल मरकज़ी वज़ीर का बेटा देश के किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल देता है, तो दूसरी जानिब मुस्लिम दुश्मनी के नशे में मुलविस टीवी एंकर्स फर्जी और मनगढ़ंत खबरों के ज़रिए मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत या यूँ कहिए अक़लियती फ़िरक़े मुस्लिम पर सबसे ज़्यादा निशाना साधे हुए हैं। आलमी टीवी चैनलों से मुख्तलिफ भारतीय मीडिया को गोदी मीडिया यूँ ही नहीं कहा जाता, क्योंकि ये जिस तरह की रिपोर्टिंग और स्टूडियो में बैठकर खबरें बनाते हैं वो मुकम्मल तौर पर एक तरफ़ा हकीकत से कोसों दूर फर्जी प्रोपेगेंडा और एजेंडा सेटिंग पर मबनी होती है, जो अपने नाज़रीन के दिलों में नफ़रत आमेज़ मवाद से गोली की तरह पैवस्त की जाती है। ये भारतीय मीडिया का ही कमाल है कि वो आलमी मीडियाई ख़बरों के बिल्कुल मुतज़ाद सरकार के सुर में सुर मिलाता है और स्टूडियो को दंगल और अखाड़ा कहता नज़र आता है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया में पेगासस के बाद अब पेंडोरा पेपर्स लीक का मामला ज़ोर पकड़ता जा रहा है, तो दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने आंख पर पट्टी बांधे शाहरुख खान को निशाना बनाए हुए है। हाल ही में पेंडोरा पेपर्स लीक नाम से बड़े पैमाने पर खुफिया दस्तावेज़ात अफशा होने से पता चलता है कि दुनिया भर के चूटी के अमीर और ताकतवर अफराद अपनी दौलत कैसे छुपाते हैं। ये करोड़ों दस्तावेज़ात पनामा लीक्स की तरह ही शाये हुए, जिसे इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने शाये किया है। पेंडोरा पेपर्स धोखाधड़ी के कितने बड़े रैकेट को बेनकाब करता है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दस्तावेज़ात की तादाद 1,19,00,000 फाइल्स बनती है। इन दस्तावेज़ात में 29,000 ऑफ द शेल्फ कंपनियां और प्राइवेट ट्रस्ट के नाम शामिल है, जिन्हें टैक्स से बचने बनाया गया और रिकॉर्ड छुपाने के लिए सिंगापुर, न्यूजीलैंड और अमरीका जैसी मुल्कों का इस्तेमाल किया गया। इस लीक में तकरीबन 30 लाख तस्वीर शामिल है, तकरीबन 3 टीबी का डेटा लीक हुआ है, 12,05,000 से ज़्यादा ईमेल्स जांच किए गए हैं। गुज़िश्ता 7 वर्षों के दौरान फिनसेल्स फाइल्स, पैराडाइज पेपर्स, पनामा पेपर्स और विकी लीक्स जैसे लीक होने वाले दस्तावेज़ात की कड़ी में ये ताज़ा तरीन है, जिसमें आलमी रहनुमाओं, सियासतदानों और अरबपति अफराद की खुफिया दौलत और माली लेन देन की तफसीलात एक बड़े माली स्कैंडल से मुतालिक दस्तावेज़ात सामने आने से बेनकाब हुई है। भारत से इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने यह खबर सबसे पहले शाये की। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक भारत से 380 धोखेबाजों के नाम इसमें शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम आता है। सचिन तेंदुलकर के नाम के अलावा उनकी बीवी और खुसर के नाम पर भी कंपनियां बनाने के दस्तावेज़ात मंजर आम पर आए हैं। उसके अलावा कंगाल होने का बहाना बना रहे भारत के सबसे अमीर घराने के अनिल अंबानी, भगोड़ा मोदी यानी नीरव, अदाकार जैकी श्रॉफ, नीरा राडिया, किरण मजुमदार शाह का शोहर भी शामिल है। तकरीबन 1,09,00,000 दस्तावेज़ात में दुनिया भर के 35 मौजूदा और साबिक रहनुमा नुमाया हैं। इन रहनुमाओं और नुमाया अफराद में करप्शन से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स से बचने तक के इल्ज़ामात हैं। पेंडोरा इंकशाफात ने मोदी हुकूमत के तमाम दावों और वादों की एक बार फिर खलई खोल दी है और चौकीदारी के फ़राइज़ में कोताही की निशानदेही की है। तेंदुलकर, जिसके पूरे भारत में पूजा की जाती थी, उसने भी पनामा पेपर्स के दस्तावेज़ात मंजर आम पर आने के बाद बरतानिया जजीरे में वाक़ अपनी कंपनी को फ़रोख्त कर दिया था। और अब पेंडोरा पेपर्स की तहकीक़ात के बाद तेंदुलकर के तर्जुमान के मुताबिक ये कंपनी का इल्म इनकम टैक्स अथॉरिटी को था। दस्तावेज़ात में जिन बड़े आलमी नामों का इंकशाफ हुआ है, उसमें बरतानिया के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर, उनकी अहलिया, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीबी हल्के में शामिल अफराद, उनमें उनकी काबीना और उनके ख़ानदान के कुछ अफराद, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, अब्दुल्ला बिन अल हुसैन, क़ब्रस के सदर निकोलस अनास्तास, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, एक्वाडोर के सदर गेलामोस को लासो नाम काबिल ज़िक्र है, जो ऑफशोर कंपनियों और ऑफशोर ट्रस्टों को इस्तेमाल करते हुए दूसरे ममालिक में करोड़ों डॉलर्स की जायदाद खरीदते और अपनी आवाम की कीमत पर अपने ख़ानदानों को मालदार बनाते हैं। इसके अलावा इन दस्तावेज़ात के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के करीबी हल्के में शामिल अफराद भी हैं। आपको बता दें कि मोदी ने साल 2014 से कबल 100 दिनों में काले धन के वापसी का वादा कर रखा था और काला धन वापस न आने की सूरत में फांसी तक देने की बात कही थी। लेकिन भारतीयों का पैसा काले बैंकों में मुसलसल बढ़ता जा रहा है। चंद माह कबल स्विस बैंकों में भी मोदी हुकूमत के दौरान मुंतकिल किए गए रकूम में इजाफा होने की खबरें शाये की गई थी। एक तरफ मुल्क में बेरोज़गारी और महंगाई से परेशान है, तो दूसरी तरफ नया आलीशान पार्लियामेंट हाउस बनाया जा रहा है। देश में अनाज उगाने वाले किसानों को रौंदा जा रहा है, तो दूसरी तरफ मीडियाई इदारे मोदी भक्ति में इतने गर्क हो चुके हैं कि उसे खुद अपने अखलाक क़वानीन का पासो लिहाज नहीं। भारतीय मीडिया में उम्मीद के मुताबिक पेंडोरा पेपर्स की खबर को तो मुंजमला तौर पर जिस तरह नज़रअंदाज किया गया, उससे मीडिया की जहनी गिरावट का अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। जिन अफराद की खुफिया दौलत और लेन देन की माली मामलात के मुतालिक पेंडोरा पेपर्स में इंकशाफात हुए हैं,
ان میں سے چند افراد کو کرپشن، منی لانڈرنگ اور عالمی سطح پر ٹیکس بچانے کے الزامات کا سامنا ہے۔ اس سے پہلے بھی پاناما پیپرز میں بھارت سے امیتابھ بچن سمیت دیگر کا نام شامل آیا تھا، لیکن ان میں سے سب سے بڑے انکشاف یہ ہے کہ کس طرح ممتاز اور مالدار افراد برطانیہ میں خفیہ جائیداد خریدنے کے لیے جائز آف شور کمپنیاں قائم کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی خبروں میں بھارت سے بھی دھوکے بازوں کا نام گردش کرنے پر مودی سرکار نے کہا ہے کہ پینڈورا پیپرز کی چھان بین کی جائے گی اور قانون کے مطابق مناسب کارروائی کی جائے گی۔ پینڈورا لیکس کے حوالے سے جو کارنامہ سر انجام دیا گیا ہے وہ قابل فخر ہے، لیکن افسوس کہ پچھلی مرتبہ پاناما پیپرز لیک کے بعد کوئی راستہ اختیار نہیں کیا گیا۔ وجہ ظاہر ہے کہ اس ملک میں احتساب کا کوئی ارادہ نہیں اور نہ ہی منصفانہ نظام کا کوئی ادارہ ہے۔ جانچ ایجنسیاں تو موجود ہیں، لیکن حکومتوں پر اسے اپنی مرضی مطابق استعمال کرنے کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ ای ڈی، سی بی آئی، پولیس اور دیگر ایجنسیوں کو اپنے پاور ٹولز کی طرح استعمال کرنے کے متعلق سابقہ حکومتوں اور موجودہ حکومتوں سے کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ ادارہ پینڈورا لیکس کی بنیاد پر کسی کا میرٹ پر احتساب کر سکے گا۔ اس کے علاوہ جوڈیشری موجود ہے، لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ پاناما لیکس میں کس طرح پالیسی اپنائی گئی۔ ملزمین آج بھی بڑی شان سے گھومتے نظر آتے ہیں۔ تیسرا پلیٹ فارم پارلیمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن خود ارکان پارلیمنٹ جرائم میں اتنے ملوث ہیں جتنے وزیروں پر سنگین جرائم کیس چل رہے ہیں اس کی تاریخ بھارتی حکومت میں کبھی نہیں ملتی۔ اسی طرح کے معاملات کے لیے فورم بن سکتا ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس ادارے میں بھی اتنی سخت باقی نہیں بچی۔ سال 2014 کے انتخابات سے قبل لوک پال بل کے نام پر اور انڈیا اگینسٹ کرپشن کے نام پر ایک فورم بنایا گیا تھا، جس میں انا ہزارے، اروند کیجریوال، بابا رام دیو، کرن بیدی، انوپم کھیر اور دیگر نام شامل تھے۔ اس کے بعد کوئی وزیر اعلیٰ بنا تو کوئی گورنر، کسی نے پارلیمنٹ کی سیٹ حاصل کی تو کوئی کمبھکرن کی نیند سویا ہوا ہے جو دیش میں بڑھتی مہنگائی، کرپشن، بے روزگاری اور سیاسی انتہا پسندی کے علاوہ لنچنگ اور نفرت آمیز انتہا پر بھی نیند سے جاگنے تیار نہیں۔ ہمیں پختہ یقین ہے کہ پینڈورا لیکس چند دنوں میں میڈیا ٹاک شوز کا موضوع رہے گا، پھر اس طرح دفن ہو جائے گا جس طرح پاناما لیکس۔ وزیر اعظم مودی حسب روایت یا تو صرف بیان جاری کریں گے یا مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لیں گے۔ مودی کے بیانوں کو کوئی احمقی سنجیدہ لے گا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کی حکومت نے بیان جاری کیا تھا کہ کرپشن میں ملوث سبھی کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن انہوں نے عملاً کیا کیا؟ اس حوالے سے ان کی حکومت نے کیا کیا یہ جگ ظاہر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرپشن ہو یا پھر آف شور کمپنی اکاؤنٹس کا معاملہ، اس کی بہتی گنگا میں سبھی سیاستدانوں اور کارپوریٹ گھرانوں نے یکساں ہاتھ دھوئے ہیں، تاہم ذکر صرف چند ناموں کا ہو رہا ہے۔ ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ کرپشن کے حوالے سے سیاست کا زیادہ گند اس وقت سب سے زیادہ بی جے پی میں ہی جمع ہے، لیکن کمال دیکھ لیجئے کہ بی جے پی آج بھی پروپیگنڈا کے زور پر مخالفین کو کرپٹ اور اپنے آپ کو فرشتوں کی جماعت ثابت کرنے میں لگی ہے۔ اکثر حال مست لوگوں کے اس ملک میں پاناما کا ہنگامہ بھیج کر کیا امید لگائی تھی کہ اسکینڈل میں سامنے آنے والے سینکڑوں ٹیکس چوروں، خزانے کے لوٹیروں سے دو دو ہاتھ ہوگا، پیٹ پھاڑ کر پائی پائی وصولیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ پاناما پیراڈائز اور اب پینڈورا پیپرز نے لوٹی ہوئی دولت کی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہونے والے ہزاروں آف شور کمپنیوں کی تصدیق کی ہے، جس سے واضح ہے کہ ہماری دولت وصول کرنے والے ممالک نے لمبے عرصے تک دنیا کے غریبوں کے استحصال سے خود کو امیر کیا ہے۔